लेक्चर नंबर 65 पार्ट 1 इंड एस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, नया इंडेस स्टार्ट कर रहे हैं। इस इंडेस का नाम है इंडेस 113 दैट इज़ फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ये इस इंडेस में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी चीज़ का, कोई भी आइटम का हम लोग फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, परफेक्ट। सो इस इंडेस को स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दें कि ये इंडेस काफ़ी छोटा इंडेस है, 2 लेक्चर में इसका इंडेस ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये इंडेस जब रिवाइज करने बैठोगे तो क्वेश्चन पे फोकस करना। इसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ नॉट वेरी मच रिलेटेड टू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चंस पे इस पर ध्यान लगाना। और इसमें क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो 4-5 नंबर का आएगा और बहुत ईजिली बन जाएगा। लेकिन ईजिली तब बनेगा जब तुम एक बार प्रैक्टिस किए हुए होगे, नहीं तो दिमाग से ऊपर चला जाएगा। तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर होगा ये, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और रिवीजन में बहुत कम टाइम लगा क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है। परफेक्ट, स्टार्ट करते हैं। फेयर वैल्यू, व्हाट इज़ फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू जनरली वी मीन फेयर वैल्यू एज सेलिंग प्राइस। भाई मार्केट में कोई भी चीज़ अगर खरीदने जाओगे तो किस दाम पे खरीदोगे? उसका फेयर वैल्यू पे, जो उसका फेयर वैल्यू पे खरीदोगे। एंड व्हाट इज़ फेयर वैल्यू? वो दाम जिस पे तुम खरीदना चाहोगे, दैट इज़ द फेयर वैल्यू। ठीक है भाई, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, लेकिन कोई फॉर्मल डेफिनेशन है? हाँ है। व्हाट इज़ फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू इज द प्राइस विच इज़ रिसीव्ड बाई सेलर, price received by seller on a non-forced transaction, that is orderly transaction between market participants on measurement date. What is fair value? fair value is the price received by seller on a non-forced ट्रांजैक्शन, डेट इज़ वो ट्रांजैक्शन फोर्स से नहीं किया गया है, उसमें कोई फोर्स नहीं है इधर उधर आदमी का, कोई बदमाशी नहीं, नथिंग। It is the price which is received by seller on a non-forced transaction between market participants. सेलर और बायर जो मार्केट पार्टिसिपेंट है उन दोनों के बीच में, जिसमें सेलर को कुछ पैसा मिल रहा है विदाउट कोई फोर्स किए हुए, दैट प्राइस इज नोन एज फेयर वैल्यू। ठीक है, ओके। इस डेफिनेशन को याद करने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, ठीक। हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे क्या कि हाउ टू फाइंड फेयर वैल्यू ऑफ एनी आइटम। ट्रू। एक बात, अगर तुमको इक्विटी शेयर का दाम पता करना किसी कंपनी का, तो तुम कैसे पता करोगे? बहुत ईजी है, गूगल क्रोम खोलेंगे, पता कर लेंगे। मजाक नहीं, सीरियस बात। कैसे पता करोगे? बहुत ईजी है भाई। स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर देख लेंगे कि उसका दाम क्या चल रहा है, पता चल जाएगा, उसका फेयर वैल्यू पता चल जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज तो 2 है अपने इंडिया में, BSE और NSE। BSE पे हो सकता है कि उसमें 100 रुपये पे होगा और NSE पे होगा कि 102 रुपये पे होगा। जनरली आर्बिट्रेज प्रोसेस की वजह से कभी भी दोनों में ज़्यादा का प्राइस डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन हमारे इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लेते हैं कि BSE में 102 रुपया है, NSE में 100 रुपया है। ओके, तो कौन सा फेयर वैल्यू लोगे? 102 रुपया फेयर वैल्यू लोगे या फिर 100 रुपया फेयर वैल्यू लोगे? अरे यार, अब क्या करें, तो कन्फ्यूज़न हो गया। 2 को फेयर वैल्यू है, कुछ नहीं करने का जरूरत है। जहाँ पे दो मार्केट है और तुमको फेयर वैल्यू पता करना किसी आइटम का, तो तुम उस मार्केट को यूज़ करो जहाँ पे हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहा है, और वहाँ का जो फेयर वैल्यू होगा वही फेयर वैल्यू मान लेंगे। तो हम मानते हैं कि NSE में ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है, तो अगर NSE में ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ पर जो फेयर वैल्यू चल रहा है हम लोग वही फेयर वैल्यू मानेंगे। तो NSE में 102 रुपये चल रहा था तो हम लोग 102 रुपये फेयर वैल्यू मान लेंगे। ओके, परफेक्ट। ठीक है भाई, मान लिए तुम शेयर का दाम ऐसे पता कर लोगे कि जो भी जहाँ पे हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है वो मार्केट से। लेकिन अगर कोई आइटम लाइक ज़मीन है, तुमको ज़मीन का फेयर वैल्यू पता करना है। अब कैसे पता करोगे भाई? उसका तो कोई मार्केट ही नहीं है। अब क्या करोगे? तो वहाँ पे क्या करना होता है हम लोगों को कि हम लोग चेक करेंगे कि मार्केट में अगर 2 जगह है, कोई 2 मार्केट प्लेस है, एक फ्लिपकार्ट, एक तुम्हारा मिंत्रा। फ्लिपकार्ट पे जाके देखो कि तुम अगर वहाँ अपना ज़मीन बेच रहे हो तो तुमको कितना तुम नेट रियलाइज़ कितना कर पा रहे हो। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है तुम्हारा अगर फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो सेल प्राइस है वो, उसमें से माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। चलो ज़मीन का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं, कोई दूसरा आइटम ले लेते, गाड़ी का। तो क्विकर और दूसरा OLX, 2 को वेबसाइट का बात कर रहे हैं। क्विकर पे तुमको बेचने के लिए तुम्हारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगा? सेल माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सेल माइनस ट्रांसपोर्टेशन माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट करोगे तो NRV आ जाएगा। तो तुम क्विकर का देख लो NRV और OLX का देख लो NRV।
जहाँ पे NRV ज़्यादा होगा हम लोग वहाँ बेच देंगे। ट्रू। तो अगर क्विकर का NRV 100 रुपया है, OLX का NRV 102 रुपया है, तो हम लोग कौन सा फेयर वैल्यू लेंगे? OLX का लेंगे। क्यों? क्योंकि सेल, व्हाट इज़ फेयर वैल्यू? इट इज़ द प्राइस रिसीव बाई सेलर, सेलिंग प्राइस। कोई भी आदमी कब बेचेगा? जहाँ ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, ज़्यादा वैल्यू जहाँ मिलेगा वहाँ बेच देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा मार्केट यूज़ किए? OLX को। ठीक है, हम ये सारा बात क्यों बता रहे हैं मार्केट के बारे में? देख भाई, कोई भी आइटम का फेयर वैल्यू पता करने के लिए तुमको पहले चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारा ये जो आइटम है वो कौन से मार्केट में हम लोग, अगर तुमको कोई भी आइटम का फेयर वैल्यू पता करना है ना, तो तुमको पहले पता करना पड़ेगा कि कौन सा मार्केट यूज़ करना है तुमको फेयर वैल्यू ढूंढने के लिए। फेयर वैल्यू ढूंढना है, लेकिन फेयर वैल्यू कौन से मार्केट में फेयर वैल्यू ढूंढोगे वो चेक करना पड़ेगा कि कौन सा मार्केट हम यूज़ करने वाले हैं। लाइक फॉर एग्जांपल स्टॉक में 2 को मार्केट था, अब हमको फेयर वैल्यू पता करना है। फेयर वैल्यू पता करने के लिए पहले पता करना पड़ेगा कि हम कौन सा मार्केट का फेयर वैल्यू यूज़ करेंगे। तो शेयर्स में कौन सा मार्केट यूज़ कर रहे थे? जहाँ पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा था। और जहाँ पे गाड़ी बेच रहे थे वहाँ पे कौन सा मार्केट यूज़ कर रहे थे? वो मार्केट यूज़ कर रहे थे जहाँ NRV ज़्यादा है। ट्रू। ये भाई तुम ऐसे तो बोल दिया, ठीक है, हमको समझ में आ गया, लेकिन इसका कोई टर्मिनोलॉजी है कि तुम बोल रहा है ये टर्मिनोलॉजी है? देखो, अगर कोई भी आइटम का तुम प्रिंसिपल मार्केट ढूंढ पाते हो, मतलब वो मार्केट जहाँ पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो तुम प्रिंसिपल मार्केट ले सकते हो फेयर वैल्यू ढूंढने के लिए। जैसे हमारे एग्जांपल में शेयर्स हैं, तो शेयर्स में जो भी मार्केट है वहाँ पे तुम पता कर पाए कि हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है। तो जो हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हो रहा था NSE में, तो NSE हमारा क्या बन गया? प्रिंसिपल मार्केट। परफेक्ट। लेकिन जहाँ पे हम लोग नहीं पता कर पा रहे हैं कि हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है, कौन से मार्केट में, तो वहाँ पे हम लोग वो मार्केट यूज़ करते हैं जहाँ NRV ज़्यादा है। जहाँ NRV ज़्यादा होता है उस मार्केट को कहते हैं हम लोग मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। क्या बोलते हैं? मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। तो हमारे केस में OLX पे मिल रहा था 102 रुपया, तो वो हमारे लिए कौन सा मार्केट है? मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। ठीक है, फिर से बोलते हैं, अगर कोई भी आइटम का तुमको फेयर वैल्यू पता करना है तो तुमको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कौन सा मार्केट यूज़ करना है। पहले पता करो कौन सा मार्केट यूज़ करोगे। कौन सा मार्केट तुम यूज़ करोगे वो कैसे पता करते हैं? देख लो, अगर तुम पता कर पा रहे हो कि वहाँ पे हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है तो वो वाला मार्केट ले लो। अगर तुम नहीं पता कर पा रहे हो कि हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है तो तुम NRV चेक कर लो डिफरेंट मार्केट का, जहाँ पे ज़्यादा NRV होगा तुम वो ले लेना, बस। परफेक्ट। तो भाई जहाँ पे सबसे पहला चीज़ हम लोग जब भी ये ढूंढ रहे होंगे, छोड़ो समरी बताते कि हाउ टू फाइंड फेयर वैल्यू ऑफ एनी आइटम। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द मार्केट दैट यू विल यूज़ टू फाइंड फेयर वैल्यू। पहले मार्केट को आइडेंटिफाई करो कि कौन सा मार्केट यूज़ करना है। और तुम मार्केट तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन मार्केट आइडेंटिफाई करने के बाद तुमको फेयर वैल्यू तुमको ढूंढना होगा। हो सकता है कि क्वेश्चन में तुमको बोल दे कि BSE में ज़्यादा वो हो रहा है, क्या उसको कहते हैं, हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, लेकिन फेयर वैल्यू क्या होगा वो तुमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है साफ से कि फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ये है। तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या होगा? सेल प्राइस माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहाँ गया? जब भी फेयर वैल्यू ढूंढेंगे हम लोग कोई भी चीज़ का, शेयर का, गाड़ी का, ज़मीन का, कोई भी चीज़ का फेयर वैल्यू ढूंढेंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। इंड AS 113 में अभी नहीं कंसिडर करना है, ठीक है। जब फेयर वैल्यू ढूंढना होता है तो फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं, सेलिंग प्राइस माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखो भाई, कोई भी चीज़ को बेचने के लिए सबसे पहले उस सामान को ले जाना होगा मार्केट प्लेस के पास, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भले ही नहीं लगे, पेटियाँ में जाके बेच दोगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगेगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगेगा। तो हर बार याद रखना कि कोई भी आइटम का फेयर वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भूल जाना, ओके, परफेक्ट। तो कोई भी आइटम का तुमको फेयर वैल्यू निकालना है तो 2 स्टेप में जाना होगा। पहला स्टेप, पहले ये पता करो कि कौन सा मार्केट यूज़ करना है फेयर वैल्यू ढूंढने के लिए। जब मार्केट कैसे पता करोगे, पहला प्रेफरेंस हमारा होता है मार्केट ढूंढने के लिए, ऐसा मार्केट ढूंढो जहाँ पे हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है। अगर हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन वाला अगर मार्केट मिल जा रहा है तो वही ले लो, और उसके बाद फेयर वैल्यू ढूंढ लो। फेयर वैल्यू कैसे ढूंढोगे? फेयर वैल्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। लेकिन अगर तुमको हायर वॉल्यूम ट्रांजैक्शन वाला नहीं मिल रहा है, तुमको पता नहीं चला कि ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है, तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, तब तुम सेकंड प्रेफरेंस के पास जाओ, जाके NRV देखो, सारा मार्केट का NRV निकालो,
और पता करो कि सबसे ज़्यादा एनआरवी किसका है। एनआरवी निकालने का फॉर्मूला सेल प्राइस माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जब एनआरवी निकाल रहे हो तब ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगा, फेयर वैल्यू निकालते टाइम नहीं। तो अब सेकेंड एग्जांपल में हो सकता है कि गाड़ी का तो हम लोग मोस्ट हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन वाला मार्केट नहीं पता कर पाए, तो हम लोग देख रहे हैं जहाँ एनआरवी ज़्यादा है। तो एनआरवी ज़्यादा ढूंढने के लिए हम लोग ट्रांजैक्शन कॉस्ट सब कुछ माइनस कर दिए, तो एनआरवी पता चल गया कि OLX पे ज़्यादा है, तो OLX हम लोग मार्केट प्लेस ले लेंगे। लेकिन OLX पे लाने के बाद फेयर वैल्यू क्या है उसको निकालने के लिए तुमको OLX पे जो सेलिंग प्राइस है वो माइनस जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो OLX का, वो तुमको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट। जो हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जहाँ होता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल मार्केट, जहाँ एनआरवी ज़्यादा होता है उसको कहते हैं मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। इसको लेके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 25.9 क्वेश्चन बैंक। ठीक है, 25.9 क्या है? एक एसेट है जो बेच रहे हैं हम लोग टू डिफरेंट एक्टिव मार्केट में डिफरेंट प्राइस पे। मनोर एक कंपनी है जो एंटर कर रही है ट्रांजैक्शन में बोथ मार्केट में, दो मार्केट में वो ट्रांजैक्ट कर रही है। ठीक है, दो मार्केट है, एक मुंबई मार्केट है, एक कोलकाता मार्केट है। मुंबई मार्केट में प्राइस है 290, सेलिंग प्राइस 290 है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 40 है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30 है। तो मुंबई मार्केट का एनआरवी कितना है? 220। ठीक, ओके। कोलकाता का ऐसे ही दिया हुआ, तो कोलकाता का एनआरवी है 230। मुंबई का क्या है एनआरवी? 220 और कोलकाता का एनआरवी कितना है? 230। तो मुंबई और कोलकाता में मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कौन है? कोलकाता, क्योंकि वहाँ एनआरवी ज़्यादा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बोलेगा कि हमको पता करना है क्या उसको कहते हैं फेयर वैल्यू, और कुछ नहीं बोल रहा है कि कौन सा कहाँ पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्योंकि पहले तो हमको अगर फेयर वैल्यू ढूंढना होता है तो पहले देखना होता है कि कौन सा मार्केट यूज़ करना है, और यहाँ पे देखने के लिए पहले प्रेफरेंस देखना होता है कि हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है। अगर वो मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बोला कि हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं एनआरवी इसका ज़्यादा होता है, मोस्ट एडवांटेजियस का ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग कोलकाता का ही फेयर वैल्यू ढूंढेंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो कोलकाता का अगर फेयर वैल्यू तुम ढूंढोगे तो कितना होगा? उसका नेट एनआरवी 230 है, लेकिन फेयर वैल्यू क्या होगा? फेयर वैल्यू होगा सेल माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगा, डेट इज़ 280 माइनस 30, 250 होगा। ओके, चलो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट शुड बी द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इफ मुंबई मार्केट इज प्रिंसिपल मार्केट। ले, अब बोल रहा है व्हाट इज द फेयर वैल्यू इफ मुंबई मार्केट इज प्रिंसिपल मार्केट। प्रिंसिपल मार्केट क्या होता है? जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है। तो हमको फेयर वैल्यू ढूंढना था, पूछ रहा व्हाट शुड बी द फेयर वैल्यू इफ मुंबई मार्केट इज योर प्रिंसिपल मार्केट। मतलब जहाँ पहले हम लोग चेक करते थे फेयर वैल्यू ढूंढने के लिए, अभी फेयर वैल्यू ढूंढना है तो दो स्टेप। पहला स्टेप में चेक करेंगे कि कौन सा मार्केट यूज़ करना है। मार्केट चेक करने के लिए कौन सा पहले प्रेफरेंस है? जहाँ ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, तो बोल रहे हैं मुंबई में ज़्यादा है, तो हम लोग मुंबई यूज़ कर लिए। मुंबई का हमको अब हम फेयर वैल्यू ढूंढेंगे। फेयर वैल्यू किसका ढूंढेंगे? मुंबई का, क्योंकि मुंबई सिलेक्ट किए हैं। ढूंढ लो फेयर वैल्यू कितना होगा? 290 माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30। भले उसका एनआरवी कितना है? 220, लेकिन उसका फेयर वैल्यू कितना होगा? 260, क्योंकि तुमको पता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लेना है, फेयर वैल्यू ढूंढ लेते हैं बस। 1 का ही दूसरा पार्ट पूछ रहा है व्हाट शुड बी द फेयर वैल्यू इफ नन ऑफ द मार्केट इज प्रिंसिपल मार्केट। दूसरा पार्ट बोल रहा है कि मुंबई और कोलकाता में कोई भी प्रिंसिपल मार्केट नहीं है, मतलब कहाँ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा है नहीं पता है हमको, तो अब फेयर वैल्यू ढूंढो। फेयर वैल्यू ढूंढने का फॉर्मूला पहले चेक करो कौन सा मार्केट यूज़ करना है। पहला प्रेफरेंस देते हैं जहाँ हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है, तो सेकंड प्रेफरेंस के पास जाओ जहाँ एनआरवी ज़्यादा है। एनआरवी कहाँ ज़्यादा था? कोलकाता में, तो फेयर वैल्यू कहाँ किसका ढूंढेंगे? कोलकाता का। 200 उसका होगा 250। ओके ओके। सेकेंड क्वेश्चन, इफ एनआरवी इज़ मोर इन एक्सपोर्ट मार्केट। कोई तीसरा मार्केट है एक्सपोर्ट मार्केट, वहाँ का एनआरवी 280 है। मुंबई का एनआरवी 220, कोलकाता का एनआरवी 230, एक्सपोर्ट का 280, तो मोस्ट एडवांटेजियस हो गया भाई। अगर एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में कुछ नहीं बोलता है कि भाई ये प्रिंसिपल मार्केट है, तो हम लोग देखेंगे एनआरवी के बेसिस पे। तो जैसे ही एनआरवी का बेसिस पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट मार्केट का होगा, तो फेयर वैल्यू हम एक्सपोर्ट मार्केट से यूज़ करेंगे। ठीक है, बट गवर्नमेंट अलाउज ओनली 50% ऑफ प्रोडक्शन टू बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। बोल रहा है एक्सपोर्ट मार्केट का जो भी प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट मार्केट में तुम सिर्फ अपना टोटल प्रोड्यूस का 15% बेच सकता है। मतलब एक्सपोर्ट जितना भी प्रोड्यूस करोगे उसका सिर्फ 15% तुम एक्सपोर्ट में बेच सकते हो,
अगर सब कुछ डोमेस्टिक में बेचना चाहोगे तो 100% बेच सकते हो, लेकिन जब एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो सिर्फ 15%। तो एक बात बताओ, इससे एक बात क्लियर होता है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन कहाँ ज़्यादा होगा, डोमेस्टिक मार्केट में। तब हम लोग एक्सपोर्ट मार्केट को देखेंगे भी नहीं फेयर वैल्यू ढूंढने के लिए। पहले फेयर वैल्यू ढूंढने के लिए क्या पहला मेथड, मार्केट प्लेस चेक करो। मार्केट प्लेस में पहला प्रेफरेंस किसका चेक करना होता है, हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। यहाँ पे पता चल रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट में हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है। अब मुंबई में है कि कोलकाता, वो छोड़ दो, हम लोग तो पता कर लिए कि एक्सपोर्ट मार्केट में नहीं है, वहाँ पे फिर एक्सपोर्ट में नहीं है, डोमेस्टिक में। तो डोमेस्टिक में किसके पास ज़्यादा वॉल्यूम ट्रांजैक्शन वो देख लेना, वैसे फेयर वैल्यू आंसर मिल जाएगा। इसका थियोरेटिकल आंसर दिए हुए हैं सर, एक्सपोर्ट मार्केट वुड बी कंसिडर्ड मोस्ट एडवांटेजियस क्योंकि एनआर भी ज़्यादा है, बट एक्सपोर्ट कैन बी डन ओनली 15% सिंस हाइस्ट वैल्यू ऑफ एक्टिविटीज हाइस्ट वॉल्यूम इज डन इन डोमेस्टिक मार्केट, प्रिंसिपल मार्केट फॉर एसेट वुड बी डोमेस्टिक मार्केट एंड प्राइस ऑफ डोमेस्टिक मार्केट विल यूज फॉर फेयर वैल्यू। नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, ठीक है, परफेक्ट। समझ में आ गया तुमको लॉजिक। कोई भी चीज़ का फेयर वैल्यू ढूंढना है तो पहले मार्केट देखो, 2 स्टेप में। पहला देखो कि कौन सा मार्केट यूज़ करना है। मार्केट देखने के लिए तुमको पहला प्रेफरेंस किसको देना है, हाईएस्ट वॉल्यूम प्रिंसिपल मार्केट ढूंढना है। अगर वो मिल गया तो बेटर, उसी का तुम फेयर वैल्यू निकाल दो। अगर प्रिंसिपल मार्केट नहीं मिल रहा तुमको तो मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट ढूंढो, मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट का तुम फेयर वैल्यू निकाल दो, ख़त्म। ओके, परफेक्ट। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फेयर वैल्यू रूल्स। हाउ टू फाइंड फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर। भाई अभी तो तुम सिखाया, जहाँ हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है उसका तुम ले लेना, लेकिन अगर तुमसे कोई आदमी आता है, सीधा आ रहा, बोला है कि तुम शेयर मार्केट में मत जाओ, तुम ऐसे ही पता करो कि कैसे हम फेयर वैल्यू ढूंढेंगे कोई कंपनी का। अरे भाई कैसे ढूंढेंगे नॉर्मल चीज़ है कि हमको जाना पड़ेगा NSE BSE पे। तो लिस्टेड NSE BSE पे जाएंगे तो पता कर पाएंगे, लेकिन लिस्टेड होगा तभी पता कर पाएंगे ना। अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है उसका शेयर का तुमको दाम पता करना। हर कंपनी का शेयर्स होता है, कुछ लिस्टेड होता है कुछ अनलिस्टेड होता है। तो अनलिस्टेड कंपनी का तुम कैसे पता करोगे, लिस्टेड का तो पता कर लिए, अनलिस्टेड का कैसे पता करोगे। तो तुम बोलोगे भाई वही मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट जाओ। अरे भाई मोस्ट एडवांटेजियस, वो पब्लिकली ट्रेड ही नहीं हो रहा है वो शेयर, तो तुम मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कैसे ढूंढोगे, नहीं ढूंढ पाओगे ना। उसका तरीका है, अगर कोई कंपनी का तुमको, कोई कंपनी अनलिस्टेड है लेकिन उसका शेयर का तुमको फेयर वैल्यू ढूंढना है, वो तो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और दिखा रहा होगा, लेकिन उसका जब फेयर वैल्यू ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे। उसके लिए तुमको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उससे पहले बता देते हैं। लिस्टेड कंपनी का जो फेयर वैल्यू ढूंढते हैं कहाँ पे, एक्टिव मार्केट में। व्हाट इज एक्टिव मार्केट, जहाँ नॉर्मल मार्केट चल रहा है, दैट इज एक्टिव मार्केट, ठीक है। अनलिस्टेड शेयर्स का हमको वैल्यू ढूंढना होता है इनएक्टिव मार्केट में, क्योंकि उसका मार्केट इनएक्टिव है, ठीक है। ओके, तो जहाँ पे भी इनएक्टिव मार्केट होता है वहाँ पे हम लोग कैसे फेयर वैल्यू ढूंढते हैं। फेयर वैल्यू ढूंढने के लिए हमको एक हायरार्की यूज़ करना होगा। हायरार्की, हाँ, हमको एक हायरार्की मैंने समझना होगा। क्या, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी का तुमको फेयर वैल्यू ढूंढना है तो अगर उस अनलिस्टेड कंपनी की तरह एकदम आइडेंटिकल अगर कोई दूसरा कंपनी है, अगर वो लिस्टेड है तो उसका फेयर वैल्यू जो होगा शेयर का, वही तुम्हारे फेयर वैल्यू होगा, तुम्हारे शेयर्स का फेयर वैल्यू होगा। परफेक्ट। क्या बोले हम, तुम अनलिस्टेड कंपनी, तुम्हारा फेयर वैल्यू ऑफ शेयर नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो तुम आइडेंटिकल कंपनी ढूंढो जो लिस्टेड है, उसका जो फेयर वैल्यू होगा वो तुम्हारे शेयर का फेयर वैल्यू होगा। परफेक्ट, ओके। अगर कोई आइडेंटिकल कंपनी नहीं मिल रहा है, सिमिलर कंपनी मिल रहा है, आइडेंटिकल मतलब सब कुछ सेम है, लेकिन सिमिलर मतलब कुछ चेंज है। अगर कुछ चेंज है तो तुम उस, और वो अगर लिस्टेड है कुछ चेंज वाला का, तो उसका फेयर वैल्यू ले लो अपने शेयर्स का। परफेक्ट। लेकिन तुम अपने इंडस्ट्री का, तुम अकेला एक कंपनी है, तुम्हारे जैसा कोई कंपनी ही नहीं है, कुछ मैच नहीं हो रहा है, तब तुम कैसे फेयर वैल्यू निकालोगे। तब तो भाई तुमको वैल्यूएशन टेक्निक यूज़ करना होगा, तब तुम फेयर वैल्यू निकाल पाओगे। परफेक्ट, ओके। तो भाई जब अगर इनएक्टिव मार्केट है, अनलिस्टेड कंपनी, तो फेयर वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, हायरार्की मेथड से। पहले चेक करेंगे, अगर कोई आइडेंटिकल कंपनी है तो उसका फेयर वैल्यू ले लो, अगर वो नहीं है तो सिमिलर कंपनी का ले लो, अगर वो नहीं है तो वैल्यूएशन टेक्निक, ठीक है। आइडेंटिकल कंपनी का फेयर वैल्यू लेने को कहते हैं लेवल 1 इनपुट। क्या कहते हैं, लेवल 1 इनपुट। सिमिलर कंपनी का फेयर वैल्यू लेने को कहते हैं लेवल 2 इनपुट, और वैल्यूएशन टेक्निक यूज़ करने को कहते हैं लेवल 3 इनपुट। मतलब अनलिस्टेड इनएक्टिव मार्केट का कोई भी चीज़ का तुमको अगर फेयर वैल्यू ढूंढना है तो पहले L1 इनपुट के पास जाओ, मतलब आइडेंटिकल कंपनी का ढूंढो, वो नहीं मिला तो L2 के पास जाओ, सिमिलर कंपनी के पास, वो नहीं मिला तो L3 के पास जाओ, ठीक है। परफेक्ट।
एक एडवांस चीज़ सर पढ़ाए हैं, क्या पता क्यों। आइडेंटिकल कंपनी इज़ देयर दैट इज़ नो एडजस्टमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल आइडेंटिकल कंपनी तुमको मिल गया, मतलब जहाँ पे एकदम सेम तुम्हारे जैसा कंपनी मिल गया, लेकिन स्टिल वो कंपनी तुम्हारे कंपनी से एकदम सेम है, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या, लेवल वन इनपुट। लेवल वन इनपुट किसको बोलते हैं, आइडेंटिकल कंपनी को, दैट इज़ पूरा सेम। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आइडेंटिकल कंपनी तुमको सब कुछ सेम मिल गया, स्टिल कुछ चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, स्मॉल एडजस्टमेंट करना है, चेंज हो रहा है, तो उसको कहेंगे हम लोग लेवल टू इनपुट। अगर आइडेंटिकल कंपनी है लेकिन ज़्यादा चेंज है तुम्हारे कंपनी से, तो उसको कहेंगे लेवल थ्री इनपुट। आइडेंटिकल कंपनी नो एडजस्टमेंट L1, आइडेंटिकल कंपनी स्मॉल एडजस्टमेंट L2, आइडेंटिकल कंपनी मेजर एडजस्टमेंट L3। ठीक, कोई सिमिलर कंपनी है और सिमिलर कंपनी कैसे मिला है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके, स्मॉल एडजस्टमेंट, तो वो हो गया लेवल टू, लेकिन ज़्यादा एडजस्टमेंट है तो L3। क्या लॉजिक था हमको नहीं पता, छोड़ो। ठीक है, आते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 25.1 पे। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, एक इलस्ट्रेशन है 25.1। इन्वेस्टमेंट 1 इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव 800 इन 1 ईयर। एक इन्वेस्टमेंट ऐसा है जहाँ पे तुम अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुमको 1 साल के बाद 800 रुपया मिलेगा। इस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं इन्वेस्टमेंट 1। ठीक है, देयर इज इस्टेब्लिश्ड मार्केट फॉर कंपेरेबल एसेट। एक मार्केट है जहाँ पे तुम एसेट को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ऑफ दोज कंपेरेबल एसेट इन्वेस्टमेंट 2 इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव 1200 इन ईयर 1 एंड हैज़ मार्केट प्राइस ऑफ 1083। क्या बोल रहा है, ये तो ऐसा जो इन्वेस्टमेंट का भी हम बात किए हैं, जो 1 साल के बाद 800 रुपया देगा, वो ऐसा मार्केट है जहाँ पे कंपेरेबल इन्वेस्टमेंट तुमको मिलेगा, कंपेरेबल एसेट की, एक इन्वेस्टमेंट को दूसरे इन्वेस्टमेंट से कंपेयर कर सकते हो। तो वैसा मार्केट में एक और इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट 2, जो तुमको राइट देता है कि तुम 1 साल के बाद 1200 रुपया कमा पाओ। 1200 रुपया तुमको मिलेगा 1 साल के बाद। अगर आज इन्वेस्ट करो कितना, 1083। इन्वेस्टमेंट 2 बोलता है कि आज 1083 डालो, 1 साल के बाद 1200 मिलेगा। एक इन्वेस्टमेंट 3 है, वो क्या बोलता है, आज पैसा डालो 566 और 2 साल के बाद तुमको मिलेगा कितना, 700 रुपया। इन्वेस्टमेंट 1 बोल रहा है कि कुछ पैसा डालो तो मिलेगा 800 रुपया लास्ट में 1 साल के बाद। इन्वेस्टमेंट 1 बोल रहा है कि कुछ पैसा डालो, 1 साल के बाद मिलेगा 800। इन्वेस्टमेंट 2 बोल रहा है कि 1200 डालो, 1083 डालो तो 1200 मिलेगा 1 साल के बाद, ये भी 1 साल के बाद, ये भी 1 साल के बाद। इन्वेस्टमेंट 3 बोल रहा है कि आज डालो 566, लेकिन 2 साल के बाद तुमको मिलेगा 700। ठीक है, ओके। All three assets are comparable with risk. You are required to measure fair value of asset. Fair value of asset 1, that is investment 1. तुमको इन्वेस्टमेंट 1 का फेयर वैल्यू ढूंढना है। क्यों भाई, बताते हैं। अभी क्या बोला था, इन्वेस्टमेंट 1 में कुछ वैल्यू आज इन्वेस्ट करोगे तो तुमको मिलेगा 800 1 साल के बाद। इन्वेस्टमेंट 2 में 1083 डालोगे ना तो मिलेगा 1200 रुपया। यहाँ बोल रहा है 1083 डालो, लेकिन इन्वेस्टमेंट 1 में कितना डालना वो तो नहीं बोला हुआ है। वही तुमको ढूंढना है कि फेयर वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट 1 का। कैसे ढूंढोगे भाई, ये पहले चेक करो, तुमको फेयर वैल्यू ढूंढना है। फेयर वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं कौन सा मार्केट यूज़ करना है। तो भाई हमारा ये जो मार्केट वो तो इनएक्टिव मार्केट है, ये जो इन्वेस्टमेंट का बात कर रहे हैं तो इनएक्टिव मार्केट है। और इनएक्टिव मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइडेंटिकल कंपनी ढूंढते हैं, जो भी आइडेंटिकल बिजनेस है वो उसको ढूंढते हैं। पहला L1 इनपुट यूज़ करते हैं। तो जो 3 इन्वेस्टमेंट उसमें सबसे आइडेंटिकल कौन है, इन्वेस्टमेंट 1 का, इन्वेस्टमेंट 2, क्योंकि वो भी 1 साल का है, इन्वेस्टमेंट 1 भी 1 साल का है, इन्वेस्टमेंट 2 भी 1 साल का है। तो हम लोग कंपेयर किसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट 2 से। ठीक है, ओके। इन्वेस्टमेंट 2 क्या बोलता है कि आज अगर 1083 डालोगे, उसका डे 1 फेयर वैल्यू 1083 है, और फ्यूचर वैल्यू है 1200 रुपया 1 साल के बाद। हमारा इन्वेस्टमेंट 1 का फ्यूचर वैल्यू 800 रुपया है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। दोनों एक साल का ही है, दोनों 1 साल का है, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर सेम होगा। तो अगर 1083 आज है और 1 साल के बाद 1200 रुपया है, तो तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, फेयर वैल्यू का फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस जो भी रेट है, रेस्ट टू पावर n, अधिक वो करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा रेट डिस्काउंटिंग फैक्टर 10.80। तो 1083 को जब 1200 को डिस्काउंट किए 10.80 से, तो प्रेजेंट वैल्यू आया 1083। हमारा फ्यूचर वैल्यू 800 है, तो 800 को डिस्काउंट करोगे 10.80 से, तो फेयर वैल्यू आ जाएगा डे 1 का, इन्वेस्टमेंट 1 का, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज 722।
परफेक्ट। समझ में आ गया तुमको कि कैसे तुम आज का दिन का फेयर वैल्यू निकालें। पहले डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालें जो कंपेरेबल से, उसका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लगेगा वो तुम्हारे ऊपर भी लगेगा, लगा के आंसर निकाल दी, खत्म, परफेक्ट। अब दूसरा इलस्ट्रेशन बात कर रहे हैं, डेट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 25.3। ओके, ABC लिमिटेड, ये LDR क्वेश्चन है। ABC लिमिटेड अक्वायर्ड 5% इक्विटी शेयर इन XYZ लिमिटेड। ABC 5% ले रहा है XYZ का, कितना, 10 करोड़ रुपया में। कौन सा साल में, 2011-12 में, ठीक है। कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग CFS एंड इज असेसिंग फेयर वैल्यू सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट। 2011-12 में खरीदा है 10 करोड़ में 5%। 11-12 में नहीं, सॉरी 11-12 में खरीदा है, अब 12-13 का CFS बना रहा है, मतलब 1 साल के बाद यहाँ पे। ओके, इस दिन ईयर एंड पे इसको वैल्यू निकालना होगा। 12-13 मतलब 2 साल के बाद का फेयर वैल्यू की बात कर रहे हैं। 11-12, 12-13। असेसिंग एंड इज असेसिंग द फेयर वैल्यू एट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन XYZ। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन इनपुट द ABC आइडेंटिफाइड अ सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। जो 5% का ये इन्वेस्ट किया है, वैसा ही एक और इसको ट्रांजैक्शन मिल रहा है जो दूसरा कंपनी को, ये PQR लिमिटेड जो XYZ में इन्वेस्ट किया है। ABC भी XYZ में इन्वेस्ट किया है, PQR भी इन्वेस्ट किया है XYZ में, और सिमिलर ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ओके, 20% PQR खरीद रहा है कितना में, 60 करोड़ में। वो खरीद रहा था 5% 10 करोड़ में, ठीक है। प्राइस ऑफ सच ट्रांजैक्शन वॉज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ CCM मेथड। फॉर करेंट ईयर दिस EBITDA वॉज 40 करोड़ एट टाइम ऑफ एक्विजिशन वैल्यूएशन। What will be the fair value of ABC investment in XYZ as on balance sheet date? ABC जो इन्वेस्ट किया था 11-12 में, 12-13 में 31 मार्च 13 को क्या वैल्यू होगा उस 5% का। खरीदा था 10 करोड़ में, लेकिन ईयर एंड पे बैलेंस शीट डेट पे उसका वैल्यू क्या होगा, वो ढूंढना है हम लोगों को। ये इनएक्टिव मार्केट है भाई, हम लोग आइडेंटिकल कंपनी ढूंढेंगे तो आइडेंटिकल नेचर मिला हुआ है हमको, ट्रू। वो PQR लिमिटेड 20% खरीद रहा है 60 करोड़ में, ठीक है। कौन सा मेथड यूज़ करके, कौन सा मेथड से ये 20% को 60 करोड़ का वैल्यू दिया है, मतलब 20% ऑफ XYZ इज इक्वल टू 60 करोड़, कैसे पता किया, यूजिंग अ मेथड नोन एज CCM मेथड। व्हाट इज CCM मेथड, इट इज़ एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाई EBITDA। ओके, और हमारे क्वेश्चन में बोला है कि CCM 8 है, मतलब एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाई EBITDA इज इक्वल टू 8। ओके, परफेक्ट, मतलब एंटरप्राइज वैल्यू बाई EBITDA इज इक्वल टू 8। सो अकॉर्डिंग टू PQR लिमिटेड 20% ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू विल बी 60 करोड़। तभी तो वो 60 करोड़ दे रहा है 20% के लिए। 20% किसका, एंटरप्राइज वैल्यू का। 20% किसका देगा, एंटरप्राइज वैल्यू का। तो 20% ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू 60 करोड़। तो भाई एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, वो कैसे पता करें। अरे बहुत ईजी है भाई, 60 करोड़ अपन 20%, वो मत करो, सुनो। एंटरप्राइज वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, CCM वाला। CCM का फॉर्मूला एंटरप्राइज वैल्यू बाई EBITDA, वो वाला फॉर्मूला। यहाँ पे EBITDA का वैल्यू दिया हुआ है तुमको कितना, 40 करोड़ समथिंग, और CCM इज इक्वल टू 8 है। तो एंटरप्राइज वैल्यू बाई EBITDA 40 इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पे एंटरप्राइज वैल्यू 320 आ जाएगा। तो एंटरप्राइज वैल्यू तुमको कितना मिला, 320। हम एक XYZ कितना खरीदा है, 5% खरीदा है, तो 320 का 5% कितना होता है भाई, 16 करोड़ रुपया। 16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है उसका 31 मार्च को। आ गया। हम लोग पहले निकाले एंटरप्राइज का वैल्यू यूजिंग CCM मेथड, ठीक है। PQR का डेटा क्यों दिया था, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, क्या पता क्यों दे दिया था, ठीक है। हटाओ, तुम CCM मेथड का वैल्यू यूज़ करके तुम ढूंढ लिया एंटरप्राइज वैल्यू, और एंटरप्राइज वैल्यू में जितना % शेयर होल्डिंग ABC का है निकाल दो, 16 करोड़। लेकिन एक और बात बोला है कि कुछ लिक्विडिटी का इशू है वहाँ पे, कितना 25 बोल रहा है लास्ट में। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन वैल्यूएशन वाज डिटरमाइंड आफ्टर कंसिडरिंग 5% लिक्विडिटी डिस्काउंट एंड 5% NCI स्टेक डिस्काउंट। कुछ डिस्काउंट है, मतलब जो वैल्यू तुम्हारा भी आ रहा है वो वैल्यू एक इन्फ्लेटेड है, उसमें कुछ और डिस्काउंट करना होगा। 5% है, तो 10% 16 करोड़ से माइनस करोगे तो तुमको पता चलेगा 14 करोड़ 40 लाख रुपया तुम्हारा XYZ ABC का वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है। बोले थे नहीं, क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चन पे ज़्यादा दिमाग लगाना, फोकस करना, नॉट रिलेटेड टू आवर कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसमें क्या बोला था, तुमको ABC का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, CCM मेथड से ये लोग ढूंढ रहा था, तो CCM मेथड में वैल्यू दिया हुआ है 40 और
EV अपन एबिटा 40 दिया हुआ था और CCM का वैल्यू 8 दिया हुआ था, तो 40 इंटू 8 करोगे 320 आ जाएगा एंटरप्राइज वैल्यू। जो मेरा शेयर होल्डिंग होता है उसे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। परफेक्ट, ख़त्म। ओके, लेकिन एक और बात लास्ट में बोला था कि कुछ डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तभी एग्ज़ाम में याद रहेगा, और प्रैक्टिस ही नहीं, एग्ज़ाम टाइम से पहले एक बार रिवाइज करोगे तब याद रहेगा, तभी तुम एग्ज़ाम में बना पाओगे। और ये क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। कितना नंबर का क्वेश्चन है देखो, 5 मार्क्स का। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 4, छोटा सा चीज़ के लिए 5 मार्क्स। ठीक है, परफेक्ट। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे, डेट इज़ ऑन पेज नंबर 25.3 ओनली। यूके लिमिटेड एक्विजिशन कर रहा है पीटी लिमिटेड को, यूके खरीद रहा है पीटी को। ठीक है, पीटी जो कंपनी है वो अगला 5 साल में जो कैश फ्लो कमाएगी वो दिया हुआ है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, डिस्काउंटिंग फैक्टर, टोटल डेट जो पीटी लिमिटेड का कैश फ्लो है, फिर उसका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, फिर उसके ऊपर जितना डेट है और उसके पास कितना कैश है। पीटी लिमिटेड का कैश, पीटी लिमिटेड का लोन, पीटी लिमिटेड का कैश फ्लो, कैश फ्लो और लोन सब दिया हुआ है पीटी लिमिटेड का। क्वेश्चन पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ पीटी लिमिटेड इज इतना, पीटी लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर्स भी दिया हुआ है। डिटरमाइन वैल्यू पर शेयर ऑफ पीटी लिमिटेड यूजिंग इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच पढ़े हो? नहीं पढ़े हो ना, अभी तो एफआरई पढ़ रहे हो ये एफएम का चीज़ है। तो भाई हमको वैल्यू ऑफ पर शेयर ढूंढना है यूजिंग इनकम अप्रोच। व्हाट इज इनकम अप्रोच? इनकम अप्रोच इज इक्वल टू using what is value per share using income approach? Value per share is equal to value of company divided by number of shares। नंबर ऑफ शेयर है मेरे पास, वैल्यू ऑफ कंपनी कैसे निकालें? वैल्यू ऑफ कंपनी निकालने के लिए फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए क्या है? अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी प्लस कैश माइनस लोन। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी प्लस जो भी एसेट उसके पास है माइनस जितना लाइबिलिटी है, तो तुम्हारा वैल्यू ऑफ कंपनी मिल जाएगा। नॉर्मल लॉजिक है, एसेट माइनस लाइबिलिटी प्लस जो भी कैश फ्लो वो कमाने वाला है, जो भी P&L में प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये सब को ऐड वैड कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ कंपनी। तो वैल्यू ऑफ कंपनी निकालने के लिए जो भी कैश फ्लो दिया हुआ है उसका पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के, तो कैश फ्लो का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास। कैश दिया हुआ है कितना, 106 करोड़ प्लस 106 करोड़ माइनस लाइबिलिटी 1465 डिवाइडेड बाई 8 करोड़ शेयर्स, तो वैल्यू पर शेयर यूजिंग इनकम अप्रोच आंसर आ जाएगा। बात खत्म, वेरी इजी। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इसमें क्या करना है, इसमें भी तुमको क्वेश्चन क्या बोलता है, डिटरमाइन द इक्विटी वैल्यू ऑफ के एज ऑन मेजरमेंट डेट ऑन बेसिस ऑफ अबव डिटेल्स। तुमको इक्विटी वैल्यू निकालना है यूजिंग दिस। कैसे निकालोगे? इनकम अप्रोच ही निकालना होगा। वैल्यू ऑफ कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। वैल्यू ऑफ कंपनी का फॉर्मूला, जो भी वो पैसा कमा सकता है, कैश फ्लोज, एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट यहाँ पे जो है इसका एसेट सरप्लस कैश है, और एसेट और लाइबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ है और लोन दिया हुआ है, प्लस माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। वैसे आंसर आ जाएगा। एक इसमें हमको कन्फ्यूज़न हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा था कि आर्टिकल बनाया है मार्केट अप्रोच इनकम अप्रोच से, और सिर्फ इनकम अप्रोच को वो लोग या मार्केट अप्रोच को किया है, यूज़ किया है, क्योंकि वो ज़्यादा उसको वैल्यू दे रहा था। पार्टनर बोला कि भाई दोनों अप्रोच से बनाओ, और तब उसका वैल्यू ऑफ कंपनी निकालो। तो दोनों अप्रोच से बनाओ इन द सेंस मार्केट अप्रोच से भी वैल्यू देना था अलग, और इनकम अप्रोच से भी अलग उसको देना चाहिए था। ये लोग क्या किया है कि मार्केट और इनकम दोनों को ऐड कर दिया, ऊपर से प्लस माइनस कर दिया एक साथ। हम सर से पूछेंगे, आज डेट इज़ आज आई थिंक इट इज़ 12 और 13 मार्च। यूल चेक वंस, एक बार टेलीग्राम पे देख लेना। ठीक है, परफेक्ट। अगर ये सब हम लोग चीज़ पढ़े जो फिनेंशियल चीज़ है उसका हम लोग फेयर वैल्यू ढूंढ रहे थे, लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन बोले कि कोई भी नॉन फिनेंशियल आइटम का तुमको अगर फेयर वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुमको अपना चार्जर बेचना है, छोड़ो, अगर तुम्हारे पास रूम है एक, तो तुम उसका फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे? बहुत ईजी है भाई। पहले देखो मार्केट में कितना में बिक रहा है, तो देखो 1 लाख में बिक रहा है। अगर तुम उसको रेस्टोरेंट में बदल सकते हो तो कितना तुम कमा सकते हो, उसे 1.5 लाख रुपये कमा सकते हो। अगर सेल्फ यूज़ कर रहे हो तो 80,000 रुपये कमा सकते हो, 80,000 का तुम काम कर सकते हो। तो तुम्हारा रूम का क्या फेयर वैल्यू है भाई? 1.5 लाख रुपया। क्यों? क्योंकि सबसे हाईएस्ट वैल्यू वहाँ मिल रहा है। तो जहाँ भी कोई भी नॉन फाइनेंशियल एसेट है, नॉन फाइनेंशियल आइटम है, उसका फेयर वैल्यू निकालना है, तो तुमको जहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू मिलेगा दैट विल बी फेयर वैल्यू। परफेक्ट। लेकिन हम बोले कि हम अपना रूम को
क्या उसको कहते हैं, रेस्टोरेंट में नहीं बदलेंगे। हम बोल रहे हैं कहाँ, एज अ कंपनी हम बोल रहे हैं कि मेरा रूम ऐसे ही पड़ेगा लेकिन हम रेस्टोरेंट नहीं देंगे, या तो खुद यूज़ करेंगे या फिर हम क्या उसको कहते हैं, या तो हम उसको खुद यूज़ करेंगे। क्या 3 चीज़ बोले थे, रूम को बेचना था, सॉरी रूम को रेस्टोरेंट बनाना था, समथिंग, फिर से बोल रहे, रूम को अगर रेस्टोरेंट बनाना था तो 1.5 लाख आएगा, रूम को अगर हम खुद यूज़ करेंगे तो 80,000 आएगा, और रूम को अगर बेच देंगे तो 1 लाख आएगा। ठीक है, 3 चीज़। और हम तो फेयर वैल्यू क्या होगा, जहाँ हाईएस्ट वैल्यू दैट इज रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट बना देंगे, तो फेयर वैल्यू क्या आएगा, 1.5 लाख। ठीक है, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि हम रेस्टोरेंट नहीं बनाएंगे तो फेयर वैल्यू क्या आएगा, तभी फेयर वैल्यू भाई 1.5 लाख आएगा। कंपनी स्पेसिफिक अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन है तो उससे हाईएस्ट वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, फेयर वैल्यू चेंज नहीं होगा, जो भी फेयर वैल्यू होगा, जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगा वही फेयर वैल्यू बनेगा। ठीक है, इसी को लेके एक क्वेश्चन है, आई डोंट, वो तुम्हारा क्वेश्चन बता दे रहे कौन सा क्वेश्चन है, 1 मिनट। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 7 बुक में देख लेना उसको, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 65 पार्ट 2। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, व्हाट इज इलस्ट्रेशन नंबर 8, पढ़ लेते हैं उसके पहले। पेज नंबर 25.6। ऑन 1 जनवरी 11 ए लिमिटेड अज्यूम डी, छोड़ो पूरा क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम क्वेश्चन एक बार तुम पढ़ लो, समझ कुछ नहीं आएगा जब तक हम खुद नहीं बताएंगे, तो पहले एक बार क्वेश्चन देख लो, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए फिर आगे देखना। ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या बोलता है कि यू हैव टू फाइंड, क्वेश्चन कहने का मतलब है यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डी कमीशनिंग कॉस्ट। कोई चीज़ है, उसका डी कमीशनिंग कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू तुमको ढूंढना है। याद होगा, डी कमीशनिंग कॉस्ट उसका प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना होता था, तब कॉस्ट में ऐड होता था। ट्रू। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशनिंग कॉस्ट। भाई तो आराम से निकाल दो, डी कमीशनिंग कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो भी डी कमीशनिंग कॉस्ट फ्यूचर में लगने वाला वो फ्यूचर वैल्यू, उसको डिस्काउंट कर दो डिस्काउंटिंग रेट से, फ्यूचर तुमको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, श्योर भाई, ठीक है। तुमको डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है, 2 को डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है, तो वो यूज़ कर लो और निकाल दो, ईजी। भाई फ्यूचर वैल्यू दिया होता तभी तो डिस्काउंटिंग फैक्टर से करते हैं, मेरे पास सिर्फ डिस्काउंटिंग फैक्टर है, फ्यूचर वैल्यू तो दिया ही हुआ नहीं है, तो क्या करें प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, तो फ्यूचर वैल्यू ढूंढो भाई, जो भी फ्यूचर वैल्यू था। कैसे ढूंढोगे बताते हैं, उसमें क्या क्या बात बोला हुआ था, रजिस्ट्रेशन रेट, उसमें बोला हुआ था कि डीकमीशनिंग कर लिए तुमको लेबर कॉस्ट लगेगा। ठीक है, लेबर कॉस्ट क्या क्या है, 100 करोड़, 125 करोड़, 175 करोड़, 3 गो है, और उसका प्रोबेबिलिटी है कितना लेबर कॉस्ट का, कि 100 करोड़ का कितना है, कितना प्रोबेबिलिटी कि 100 करोड़ लगेगा, 25%, 125 करोड़ लगेगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 50%, और 175 का है 25%। तो इस तो प्रोबेबिलिटी है, तुमको पता नहीं कि कितना लगेगा, तो तुमको तीनों ऐड करना होगा। ठीक है, तो जब 100 करोड़, 125 करोड़, 175 करोड़ को मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करोगे तो जो वैल्यू आएगा डेट विल बी समवेयर अराउंड हाउ मच, 105, हाँ 105 करोड़ आएगा। ठीक है, तो तुमको पता चल जाएगा कि 105 करोड़ लेबर कॉस्ट, तुमको सबको ऐड करना है, क्यों करना है वो नहीं पता भाई, प्रोबेबिलिटी है स्टिल, यू हैव टू ऐड। या फिर यही तरीका होता है, जब 2-3 को कैश फ्लो है सबका अलग प्रोबेबिलिटी है, तो एक का निकालने के लिए सबको मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी निकाल दो। ठीक है, ये हो गया लेबर कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड कॉस्ट, लेबर कॉस्ट के अलावा और कोई ओवरहेड कॉस्ट है, वो कितना है, ओवरहेड कॉस्ट इज 80% ऑफ लेबर कॉस्ट, जो भी लेबर कॉस्ट है उसका 80% ओवरहेड है। तो लेबर कॉस्ट कितना है, 105, तो उसका ओवरहेड कॉस्ट कितना होगा, 105 इंटू 80%। आंसर आ गया तुम्हारा, परफेक्ट। ठीक है, ओके। सॉरी 131 है तुम्हारा वो लेबर कॉस्ट, और उसका 80% है ओवरहेड 105। ठीक है, ओके, लेबर हो गया, ओवरहेड हो गया। फिर क्या बोल रहा है, कॉम्पनसेशन डेट मार्केट पार्टिसिपेंट वुड रिक्वायर अंडर, बोल रहा है कि लेबर और ओवरहेड कॉस्ट डीकमीशनिंग हम लोग करेंगे कोई कॉन्ट्रैक्टर से, तो उसका लेबर कॉस्ट हम लोग निकाल दिए 131 निकलेगा, उसका ओवरहेड निकलेगा 105, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रॉफिट भी लेगा, तो प्रॉफिट कितना ले रहा है, 20% ले रहा है, तो 131 प्लस 105 इंटू 20%, 47 करोड़ का वो प्रॉफिट लेगा। ठीक है,
तो हमारे पास एक्सपेक्टेड कैश फ्लो उस टाइम कितना जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर से ही सब काम कराने के लिए लेबर कॉस्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्टर डिकमीशनिंग करेगा, कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट लेगा और लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट लेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर को हमको देना कितना है, 283 करोड़। ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन ये जो 283 करोड़ है वो आज के टर्म्स में है, फ्यूचर वैल्यू में तो हमारा इन्फ्लेशन होगा। 283 करोड़ तो आज के टर्म्स में हम निकाल रहे हैं, हमको फ्यूचर वैल्यू पे जाना है। तो फ्यूचर वैल्यू में इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन एडजस्ट करना होगा। इन्फ्लेशन के बारे में क्या बोला है कि कहाँ पे है, हाँ, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ए लिमिटेड अज्यूम्स अ रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4% ओवर द 10-year पीरियड बेसिस ऑन अवेलेबल मार्केट डेटा। बोल रहा है कि डीकमीशनिंग करना है 10 साल के बाद, तो इस 10 साल में हर साल 4% का इन्फ्लेशन हो रहा है। मतलब पूरा 10 साल में 4% नहीं हो रहा है, हर साल 4%, 4%, 4%, मतलब 10 साल में 4% कंपाउंडेड फॉर 10 ईयर्स, दैट इज़ 1.04 एन के जगह पे 10 ईयर्स। तो जब 10 साल का निकालोगे तो तुमको पता चलेगा कि कितना कंपाउंडेड ग्रोथ हुआ, कंपाउंडेड एनुअल इन्फ्लेशन हुआ। तो जब कैलकुलेटर से निकालोगे तो 1.09 करोगे इंटू, तो उसको इंटू इक्वल तुमको 9 टाइम्स करना होगा, तब 10 साल का आएगा। एक बार इंटू इक्वल करोगे तो सेकेंड ईयर आ जाता है, ठीक है, ओके। तो 10 साल का तुम इन्फ्लेशन, तुम्हारा वैल्यू पता चलेगा कि कंपाउंडेड कितना से मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे कि अगर आज 1 रुपया है तो 10 साल के बाद कितना होगा, 4% इंटरेस्ट में 1 रुपया इंटू 1.04 रेज टू पावर 10 ईयर्स, उससे मल्टीप्लाई करोगे तब आ जाएगा। तो हमको देना कितना, 283.5। तो 283.5 को मल्टीप्लाई करोगे इन्फ्लेशन से, तब आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास कि उस टाइम कितना लगेगा, तो तुमको फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा। और तुम्हारे पास फ्यूचर वैल्यू आ गया। फ्यूचर वैल्यू तुम्हारा कितना आया होगा भाई, 440। ओके, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन तो पूछ रहा था प्रेजेंट वैल्यू, तो जो फ्यूचर वैल्यू उसको आप डिस्काउंट कर दो डिस्काउंटिंग फैक्टर से। यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है तुम्हारा क्या उसको कहते हैं, 8.5%। कैसे आ रहा है, दो चीज़ बोला है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी 5% है और नॉन परफॉर्मेंस रिस्क 3.5% है। ये दोनों डिस्काउंटिंग फैक्टर है, दोनों को ऐड करोगे तो 8.5% आ जाएगा। तो 440 को 8.5% से अगर तुम डिस्काउंट करोगे तो तुमको प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, डेट इज़ 194.97 करोड़। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग आ गया तुम्हारे पास। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग ढूंढो। प्रेजेंट वैल्यू ढूंढने के लिए पहले फ्यूचर वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। फ्यूचर वैल्यू कैसे ढूंढ रहे थे, जो हमको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना है वो निकाल दिए। उस कॉन्ट्रैक्टर को क्या पेमेंट करना था, कॉस्ट ओवरहेड जो भी प्रॉफिट वो लेगा, कॉन्ट्रैक्टर का वैल्यू निकल गया। लेकिन वो तो आज के टर्म से निकला है, उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे तब हमको आएगा आज से 10 साल के बाद, तो आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू। उसको तुम डिस्काउंट करोगे तब जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। एक लाइन था, estimate the amount of premium to 5% of expected cash flows. The expected cash flow are real cash flows terms of monetary term. रिस्क एडजस्टमेंट। अच्छा, एक चीज़ तुमको बोलना भूल गए मेरे भाई कि जब हम लोग इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिए थे उसके बाद भी एक और चीज़ था जिसको एडजस्ट करना था। क्या था वो, 5% ऑफ समथिंग, वो भी तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, रियल कैश फ्लोज, तो वो भी एडजस्ट कर लेना, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। क्वेश्चन में लास्ट लाइन क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन। एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन मतलब डीकमीशनिंग। परफेक्ट, परफेक्ट। ये था तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 8। अब है इलस्ट्रेशन नंबर 9। कैसे निकालना है इलस्ट्रेशन नंबर 9, क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 9, पेज 25.7 सबसे नीचे है। तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है, एंटिटी ए ओन कर रहा है 250 ऑर्डिनरी शेयर इन XYZ एंड अनकोटेड कंपनी। अनकोटेड कंपनी मतलब अनलिस्टेड कंपनी, मतलब इनएक्टिव मार्केट, मतलब इनएक्टिव मार्केट इन द सेंस आइडेंटिकल मार्केट का ढूंढना होगा तुमको, आइडेंटिकल मार्केट, आइडेंटिकल कंपनी ढूंढना होगा तुमको फेयर वैल्यू ढूंढने के लिए, ठीक है, ओके। ये इन्वेस्ट कर रहा है XYZ लिमिटेड में। XYZ के पास, इस XYZ के पास जिसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसके पास टोटल शेयर कैपिटल 5000 शेयर है। फेयर वैल्यू, उसका फेस वैल्यू 10 रुपये, फेयर वैल्यू नहीं। XYZ आफ्टर टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट आर एस्टिमेटेड 70,000 पर ईयर। 70,000 रुपया वो हर साल कमाने वाला है, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशियो आइडेंटिकल कंपनी का 15 है, प्राइस अपॉन अर्निंग 15 है, ठीक है। एंटिटी ए मैनेजमेंट एस्टिमेट कर रहा है डिस्काउंट ऑफ दिस सीरीज एंटिटी ए वैल्यू ऑफ अर्निंग बेस्ड। तुमको
एंटिटी ए का जो इन्वेस्टमेंट है उसका फेयर वैल्यू निकालना है। और फेयर वैल्यू कैसे निकाले भाई, ये तो अनलिस्टेड कंपनी है, तो जो आइडेंटिकल कंपनी है उसका तुम देख लो। तो आइडेंटिकल कंपनी का क्या बोला है, पी रेशियो कितना है 15। पी रेशियो क्या होता है, प्राइस अपॉन अर्निंग इज इक्वल टू 15। हमको निकालना है हमारे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। तो पहले जो भी दिया हुआ पहले उसको देखो, प्राइस अपॉन अर्निंग इज इक्वल टू दिया हुआ है 15। अर्निंग कितना है 17,000, मतलब प्राइस कितना हुआ 15 इंटू 70,000 दैट इज समवेयर अराउंड दिस समवेयर अराउंड समथिंग अमाउंट। कितना अमाउंट होगा भाई, 10,50,000 रुपया, ठीक है। तो 10,50,000 रुपया तुम्हारा अर्निंग है, लेकिन हम उसमें कितना 10,50,000 कितना पे अर्निंग है भाई, 5,000 शेयर पे। तो एक शेयर का दाम कितना हो गया, 10,50,000 अपन 5,000, 210 रुपया। लेकिन एक चीज़ और बात बोला हुआ था, 210 रुपये तब शेयर का दाम होता है जब हम लोग कुछ भी डिस्काउंट नहीं करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन है XYZ, जो कंपनी जिस कंपनी का शेयर खरीदे ना, उस कंपनी का शेयर हम लोग ऐसे ही इधर उधर किसी को बेच बाच नहीं सकते हैं। उसके ऊपर वो है, क्या उसको कहते हैं, लिमिटेशन है। इसके वजह से जो हमारा 210 वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू गिरा दिया जाएगा, क्योंकि हम शेयर बेच नहीं सकते हैं। तो शेयर का दाम क्या होगा भाई, उसका शेयर का कोई वैल्यू नहीं है, वो तो ख़राब शेयर है। तो उसका दाम भले ही 210 है, लेकिन उसको कम करना होगा। कितना से कम करना है, 20% से। 210 में से अगर 20% खत्म करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 168 रुपया। तो या तो 210 में से तुम 20% खत्म करो, या फिर 10,50,000 में से 20% खत्म कर दो, उसको 5,000 से डिवाइड करोगे तो तुमको वैल्यू आ जाएगा 168 रुपया। ट्रू। तो तुमको फेयर वैल्यू पता चल गया ए का शेयर का। देखो भाई, जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उससे एकदम उल्टा चल रहा है सब। तो जब समझोगे और जो रिवीजन करोगे एग्जाम से पहले तो याद रहेगा, क्योंकि लाइन से कुछ समझ नहीं आ रहा कि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो एंटिटी ए का हमको फेयर वैल्यू ढूंढना था। कैसे ढूंढे, जो क्वेश्चन दिया था प्राइस अर्निंग, जैसे जैसे क्वेश्चन में डेटा देता जाता है वैसे वैसे आंसर बनाते चलेगा जाओ, कुछ लॉजिक मिलता जाएगा। इससे पहले जो भी हम लोग पढ़े थे इलस्ट्रेशन 8, उसमें भी ऐसी चीज़ था, पूरा दिमाग ऊपर नीचे था, सब जो मिलते जा रहे थे उसको ऐड करते जा रहे थे, आंसर आ रहा था, ठीक है, परफेक्ट। दूसरा क्वेश्चन उसी में 9 का पार्ट 2 पूछ रहा है, बेस्ड ऑन फैक्ट गिवन इन अ फॉर्मेट अज्यूम ए एस्टिमेट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द शेयर्स इट ओन्स इन XYZ यूजिंग एनआरवी मेथड। क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट, कि हमको फिर से फेयर वैल्यू ऑफ ए का इन्वेस्टमेंट ढूंढना है। जो ए का इन्वेस्टमेंट XYZ में है उसको ढूंढना है। अभी ढूंढ रहे थे प्राइस अर्निंग वाला तरीका से, अब बोल रहा है कि कोई नेट एसेट रेशियो से तुमको निकालना है। तो नेट एसेट से कैसे निकालोगे फेयर वैल्यू पर शेयर, जो भी नेट एसेट है डिवाइडेड बाई फेयर वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। नेट एसेट दिया हुआ 8,50,000, नंबर ऑफ शेयर 5,000, आ जाएगा आंसर तुम्हारा कितना 170 पर शेयर। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना होगा 170 पर शेयर इंटू 250 शेयर, क्योंकि उतना ओन किया था। आंसर आ गया, क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 बन गया, ठीक है, परफेक्ट। इलस्ट्रेशन 9 कंप्लीट। नॉर्मल 9 पार्ट 1 में बोल रहा था कि पी रेशियो से निकालो, 9.2 में बोल रहा है नेट एसेट से निकालो, और सारा क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ था तो निकल गया, ठीक है। इलस्ट्रेशन 10, ए लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन सर्टेन बॉन्ड्स। ए लिमिटेड इन्वेस्ट करा कोई सर्टेन बॉन्ड्स में। फेयर वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड्स इन डिफरेंट मार्केट टू विच ए लिमिटेड हैज़ एन एक्सेस इज एज फॉलोज। ये जो बॉन्ड है उसका अलग अलग मार्केट है। एक मार्केट है प्रिंसिपल मार्केट, दूसरा है हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। व्हाट विल बी द फेयर वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड अंडर 113। ये बॉन्ड है भाई, तुमको फेयर वैल्यू ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, 4 को मार्केट दिया हुआ है। अब एक गधे नॉर्मल चीज़ सोचो यार, हम लोग को अगर सबसे पहले किसी चीज़ का फेयर वैल्यू ढूंढना होता है तो क्या करते हैं, मार्केट देखते हैं। मार्केट में पहले ढूंढे प्रेफरेंस किसको देते हैं, जहाँ ज़्यादा ट्रांजैक्शन है। ज़्यादा ट्रांजैक्शन जिस मार्केट में उसको कहते हैं प्रिंसिपल मार्केट। प्रिंसिपल मार्केट का डेटा दिया ही हुआ है 500 रुपीज़, बस आगे कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है। 500 तुम्हारा फेयर वैल्यू हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, पहले ही बताए थे। फेयर वैल्यू ढूंढने के लिए पहले चेक करो है कि नहीं मार्केट। अगर हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन वाला मार्केट नहीं होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस वाला, तो मोस्ट एडवांटेजेस ढूंढो। ये दोनों नहीं है तो फिर L1 L2 L3 वाला काम करो। अगर वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर बेस्ट एंड हाई, जो हाईएस्ट वैल्यू वाला है वो यूज़ कर लेना जो इसमें दिया हुआ था। तो हाई वाला क्यों नहीं यूज़ करें, क्योंकि सीधा पहला ही चीज़ हमको प्रेफरेंस वाला दे दिया गया है हमको प्रिंसिपल मार्केट, तो क्यों ही दूसरा यूज़ करें। बस दिस व्हाट यू से Ind AS 113 complete fair value measurement. Bye.